क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार में शामिल हैं? क्या केजरीवाल ने भी महाठग सुकेश से पैसे खाए हैं? क्या सुकेश ने केजरीवाल को भारी रकम दिया है? क्या केजरीवाल अपने मंत्री सत्येंद्र जैन को इसलिए बचा रहे हैं ताकि उनकी पोल न खुल जाए? ये सारे सवाल महाठग सुकेश के नए खुलासे के बाद उठ रहे हैं। महाठग सुकेश ने केजरीवाल और उनके कुछ और सहयोगियों के तिहाड़ जाने का पूरा इंतजाम कर दिया है। सुकेश अब आए दिन अपने लेटर के जरिए ऐसे खुलासे कर रहा है जिससे केजरीवाल सरकार की नींद हराम हो गई है। एक बार फिर महाठग सुकेश चंद्रशेखर ने लेटर लिखकर केजरीवाल पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। अपने वकील के जरिए भिजवाए लेटर में सुकेश ने पुराने आरोप तो दोहराए ही नए आरोप भी लगाए हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और मंत्री सत्येंद्र जैन को संबोधित चिट्ठी में कई दावे किए गए हैं। सुकेश ने लिखा कि किसी ने उन्हें कोई ऐसी चिट्ठियां लिखने को नहीं कहा। हालिया चुनाव नतीजों का जिक्र करते हुए सुकेश चंद्रशेखर ने केजरीवाल को रियलिटी चेक कराने की बात कही। सुकेश ने लिखा है कि मैंने आपके साथ बेहद करीब से काम किया है, इसलिए मैं जानता हूं आप कैसे ऑपरेट करते हैं। केजरीवाल पर लूट गैंग चलाने का आरोप लगाते हुए सुकेश ने लिखा कि वो जैन को इसलिए नहीं हटा रहे हैं क्योंकि वो सारा भांडा फोड़ देंगे। सुकेश का दावा है कि जैन के पास एक काले भूरे रंग की डायरी है जिसमें सारे लेन देन का ब्यौरा है। वहीं इससे पहले भी सुकेश ने केजरीवाल समेत उनके मंत्रियों पर कई गंभीर आरोप लगाए थे, जिसके बाद उपराज्यपाल ने दिल्ली सरकार के गृह विभाग के प्रमुख सचिव की अध्यक्षता में गठित 3 सदस्यीय कमेटी बनाई थी। पिछले दिनों कमेटी ने अपनी रिपोर्ट एलजी को सबमिट कर दी है। इसमें कमेटी ने बताया है कि उसने 2 बार सुकेश और चंद्रशेखर के भी बयान दर्ज किए और दोनों बार वो अपने आरोपों पर कायम रहा। उसने ये भी कहा कि अपने आरोपों की पुष्टि से जुड़े सबूत उसने सीबीआई और ईडी को भी दे चुका है। सुकेश ने तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन और पूर्व डीजी जेल संदीप गोयल के साथ साथ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और मंत्री कैलाश गहलोत के खिलाफ कई गंभीर आरोप लगाए थे। होम डिपार्टमेंट के सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक जांच कमेटी ने 14 और 15 नवंबर को जेल में बंद सुकेश और चंद्रशेखर के बयान दर्ज किए थे। सुकेश ने कमेटी के सामने भी यही दावा किया कि उसने सत्येंद्र जैन को 60 करोड़ रुपए कैश दिए थे और इसकी जानकारी मुख्यमंत्री केजरीवाल को भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ चौक। महाराष्ट्र में शिंदे और फडणवीस की सरकार ताबड़तोड़ फैसले लेने में जुटी है। एक तरफ पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाने में जुटे हैं, तो दूसरी तरफ मुख्यमंत्री शिंदे अपने काम की बदौलत ऐसी जमीन तैयार कर रहे हैं जिसके बाद उद्धव ठाकरे की राजनीतिक करियर का ही द एंड हो जाएगा। इस बीच शिंदे फडणवीस की सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है। शिंदे सरकार ने राज्य में लोकायुक्त लागू करने का फैसला लिया है। कैबिनेट बैठक के बाद डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि सरकार ने सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे कमेटी की बात मान ली है और राज्य में लोकायुक्त लाया जाएगा, जहां सीएम और कैबिनेट को लोकायुक्त के दायरे में लाया जाएगा। इसके साथ ही भ्रष्टाचार निरोधक कानून को इस कानून का हिस्सा बनाया जाएगा। वहीं लोकायुक्त में रिटायर्ड जजों समेत 5 लोगों की टीम होगी। कैबिनेट बैठक के बाद डिप्टी सीएम फडणवीस ने कहा कि मुख्यमंत्री ने 2 अहम फैसले लिए हैं। अंतरिम काल में सरकार बदलने के बाद इस पर गंभीरता से काम नहीं किया गया, लेकिन अब नई सरकार आने के बाद हमने उस कमेटी को और मजबूत किया है। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि अन्ना हजारे की समिति द्वारा दी गई रिपोर्ट को सरकार ने स्वीकार कर लिया है। इसी के अनुरूप नया लोकायुक्त अधिनियम बनाने के विधेयक को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है। इस दौरान महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा कि हम पूरी पारदर्शिता के साथ सरकार चलाएंगे और महाराष्ट्र को भ्रष्टाचार मुक्त बनाएंगे, इसलिए हमने राज्य में लोकायुक्त कानून लाने का फैसला किया है। दरअसल अन्ना हजारे लगातार मांग कर रहे थे कि महाराष्ट्र में लोकायुक्त अधिनियम होना चाहिए, जैसे केंद्र में लोकपाल विधेयक पारित किया गया था। इस संबंध में बीजेपी शिवसेना गठबंधन सरकार के दौरान अन्ना की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था, लेकिन पिछली अघाड़ी सरकार भ्रष्टाचार करने में इतनी बिजी रही है कि उसे लोकायुक्त बिल की जरूरत ही नहीं पड़ी। हालांकि अब शिंदे फडणवीस सरकार ने इसे मंजूरी देकर अघाड़ी गठबंधन को बड़ा झटका दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ चौक। महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर से बड़ा भूचाल आने की आहट है। यहाँ मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कोई एक व्यक्ति टिक नहीं पा रहा है। सबसे पहले बीजेपी के साथ चुनाव लड़कर शिवसेना ने मुख्यमंत्री पद की लालच में अघाड़ी महागठबंधन के साथ सरकार बना ली थी, मगर उद्धव ठाकरे ज्यादा समय तक सीएम नहीं रह सके। उन्हीं की पार्टी के बड़े नेता एकनाथ शिंदे 40 से अधिक शिवसेना के विधायकों को तोड़कर बीजेपी के समर्थन से नई सरकार बना ली। अब एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के सीएम हैं। वहीं बीजेपी की सरकार में पूर्व सीएम रहे देवेंद्र फडणवीस एकनाथ शिंदे सरकार में डिप्टी सीएम बनकर संतोष की बाट जो रहे हैं।
मगर अब बीजेपी के एक नेता ने देवेंद्र फडणवीस को महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनाने की मांग कर दी है। इससे सियासत के गलियारे में चर्चाओं का माहौल गर्म हो गया है। बीजेपी के महाराष्ट्र इकाई के अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा है कि जब तक वो पार्टी की प्रदेश इकाई के अध्यक्ष हैं, तब तक राज्य के विकास के लिए उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनना चाहिए। बावनकुले का ये बयान बीजेपी नेता चंद्रकांत पाटिल के उस बयान के कुछ महीने बाद आया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि पार्टी ने भारी मन से फडणवीस के बजाय शिवसेना के बागी नेता एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाने का फैसला किया था। चंद्रकांत पाटिल फिलहाल शिंदे नीति सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। बावनकुले की टिप्पणी से विपक्षी दलों को मसाला मिल गया है और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के मुताबिक ये दर्शाता है कि बीजेपी की नजर में वर्तमान मुख्यमंत्री शिंदे का कोई महत्व नहीं है। वहीं इससे पहले शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा था कि शिंदे की अगुवाई वाली सरकार अगले साल फरवरी तक नहीं टिक पाएगी। ऐसे में अब बीजेपी नेताओं ने जिस तरह से फडणवीस को सीएम बनाने की मांग तेज कर दी है, इससे साफ लग रहा है कि आने वाले दिनों में बीजेपी और शिंदे वाली शिवसेना के बीच खटपट हो सकती है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गजब के टोपीबाज आदमी हैं। ऐसा धूर्त इंसान सदियों में एक बार पैदा होता है, ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा। हिंदू हो या मुस्लिम, केजरीवाल दोनों धर्म के लोगों को अपनी राजनीतिक फायदे के लिए सिर्फ इस्तेमाल कर रहे हैं। इस बार वक्फ बोर्ड केजरीवाल का शिकार हो गया है। पिछले 4 महीने से बोर्ड के मुलाजिम को सैलरी नहीं मिली है, जिसकी वजह से बोर्ड का काम मुतासिर हो रहा है। मुलाजिम का कहना है कि काम न होने की वजह से हालात बेहद खराब हैं और यहाँ आने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बोर्ड के मुलाजिम ने अपनी परेशानी बताते हुए जल्द सैलरी रिलीज करने की बात कही है। बता दें कि बोर्ड के मुलाजमीन, इमामों, मुअज्जिमीनों की सैलरी और विधवाओं का वजीफा कई महीनों से रुका हुआ है, जिसकी वजह से उनके सामने रोजी रोटी का संकट पैदा हो गया है। सरकार से बोर्ड को मिलने वाले ग्रांट को भी रोक दिया गया है। बोर्ड का अपना फंड है और जिससे संविदा कर्मचारियों को सैलरी मिलती है। बोर्ड का फंड होने के बावजूद संबंधित अधिकारी मुलाजमीन की सैलरी जारी नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से बोर्ड के सभी कर्मचारी परेशान हैं। वहीं दिल्ली वक्फ बोर्ड की तरफ से सैलरी नहीं मिलने पर इमामों ने 1 हफ्ते का अल्टीमेटम दिया है। इमामों की कई तंजीमों ने दिल्ली वक्फ बोर्ड दफ्तर पर धरना देकर अल्टीमेटम दिया है। कर्मचारियों का कहना है कि अगर 1 हफ्ते में सैलरी और वजीफा जारी नहीं किया गया तो सीएम हाउस का घेराव करेंगे। साथ ही महिला कर्मचारी ने अपना दर्द बयां करते हुए कहा कि सैलरी नहीं मिलने से अब घर चलाना मुश्किल हो रहा है। बता दें कि दिल्ली में सैलरी का संकट कोई नई बात नहीं है। हाल में दिल्ली विश्वविद्यालय के शिक्षकों के वेतन का भी कुछ हिस्सा रोक दिया गया था, जिसको लेकर काफी बवाल हुआ था। सरकार ने फंड की कमी की दलील दी थी। वहीं अब वक्फ बोर्ड के कर्मचारियों ने भी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज चौक। राजनीति के चतुर खिलाड़ी बन चुके अरविंद केजरीवाल समय समय पर ऐसी मांग करते रहे हैं, जिसे पूरा कर पाना कई बार केंद्र सरकार के लिए भी संभव नहीं होता, लेकिन इन मांगों के चलते वो चर्चा में आ जाते हैं। पिछले ही दिनों उन्होंने गुजरात विधानसभा चुनाव के दौरान केंद्र सरकार से भारतीय नोटों पर गणेश लक्ष्मी की फोटो छापने की मांग की थी। उनका दावा था कि इससे देश की अर्थव्यवस्था बेहतर करने में मदद मिलेगी। केजरीवाल की इस मांग को उनके हिंदू कार्ड के रूप में देखा गया था। हालांकि केजरीवाल से एक अलग तरह की राजनीति की उम्मीद करने वाले लोगों ने उनके इस बयान की काफी आलोचना की थी। अर्थव्यवस्था के जानकारों ने भी केजरीवाल के इस बयान को बेतुका बताया था, लेकिन चुनाव जीतने के लिए केजरीवाल कुछ भी कर सकते हैं। केजरीवाल ने एक बार फिर इसी तरह की गुगली फेंकी है, जिसका विरोध बीजेपी या आरएसएस से जुड़े लोग नहीं कर पाएंगे। उन्होंने कहा है कि एक तरफ चीन हमारे देश की सीमाओं का अतिक्रमण कर रहा है, लेकिन उस पर रोक लगाने के बजाय केंद्र सरकार उसे इनाम देने का काम कर रही है। भारत हर साल हजारों करोड़ रुपए का सामान चीन से आयात करता है। इसमें खिलौने, बिजली के सामान के साथ साथ चश्मे जैसे बेहद सामान्य सामान भी होते हैं, जिसे अपने देश में ही बनाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि अगर भारतीय उद्यमियों को पर्याप्त सुविधाएं दी जाए तो भारत न केवल इन सामानों के आयात से बचेगा, बल्कि वो चीन सहित विदेशों को इसका निर्यात भी करने लगेगा। उन्होंने लोगों से अपील की कि लोग चीनी उत्पादों को न खरीदें। दोगुनी कीमत होने पर भी लोग भारतीय उत्पाद ही खरीदें। इससे हमारे देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। केजरीवाल की इस मांग का शायद ही कोई विरोध करे। हालांकि अर्थव्यवस्था के जानकारों का मानना है कि भारत इस तरह की स्थिति में नहीं है कि वो चीन के सामान का पूर्ण बहिष्कार करने का जोखिम उठा सके। ऐसे में आईआईटी पास आउट अरविंद केजरीवाल इन बातों को समझते हुए भी इस तरह की बात क्यों करते हैं? राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह वो स्वयं को ज्यादा बड़े राष्ट्रवादी के तौर पर पेश करना चाहते हैं। चूंकि अरविंद केजरीवाल खुद को राष्ट्रीय राजनीति में प्रधानमंत्री मोदी के राजनीतिक विकल्प के तौर पर पेश करने की रणनीति पर चल रहे हैं। वो चीनी उत्पादों के बहिष्कार की अपील कर अपना कद बढ़ाना चाहते हैं।
इसका उद्देश्य अपने कार्यकर्ताओं को बीजेपी के मुकाबले के लिए जोश से भरना है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज चौक। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आम जनता का पैसा पानी की तरह बहाया। लोगों के टैक्स के पैसों से केजरीवाल पूरे दिल्ली में खूब प्रचार प्रसार किया है। आज दिल्ली में जहां जाइए बोर्डिंग पर सिर्फ केजरीवाल ही नजर आते हैं। अखबारों में भी सिर्फ केजरीवाल की तस्वीर रहती है। लेकिन अब केजरीवाल को एक एक रुपए का हिसाब देना होगा। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने केजरीवाल और उनकी सरकार पर बड़ा फैसला लिया है। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने मुख्य सचिव को सरकारी विज्ञापन के रूप में प्रकाशित राजनीतिक विज्ञापनों के लिए आम आदमी पार्टी से 97 करोड़ रुपए वसूलने के आदेश दिए हैं। एलजी ने आदेश दिया है कि आम आदमी पार्टी से 97 करोड़ रुपए ब्याज समेत वसूले जाए। एलजी कार्यालय की ओर से जारी आदेश में मुख्य सचिव को सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन को लागू करने को कहा गया है। दिल्ली एलजी ने ये भी निर्देश दिए हैं कि विज्ञापन जारी करने वाली शब्दार्थ को निजी व्यक्तियों के बजाय सरकारी अधिकारियों द्वारा संचालित किया जाए। दरअसल उपराज्यपाल का ये निर्देश 2015 के सुप्रीम कोर्ट के आदेश, 2016 के दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश और 2016 के CCRGA के आदेश के मद्देनजर आया है। उपराज्यपाल कार्यालय के सूत्रों का कहना है कि आम आदमी पार्टी लगातार इस आदेश का उल्लंघन कर रही है। वहीं दिल्ली एलजी के इस आदेश के बाद बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने कहा है कि शराब घोटाला, बस घोटाला और अब एडवर्टाइजिंग घोटाला, दिल्ली के सरकारी खजाने से आम आदमी पार्टी की पब्लिसिटी की गई, जिसके खिलाफ एलजी ने आम आदमी पार्टी से 97 करोड़ रुपए की रिकवरी का नोटिस दिया है। अरविंद केजरीवाल जैसा कट्टर बेईमान पूरी दुनिया में नहीं। बता दें कि इससे पहले भी दिल्ली एलजी विनय कुमार सक्सेना ने आम आदमी पार्टी और सरकार को कई झटके दिए हैं। केजरीवाल सरकार की एक्साइज पॉलिसी की न केवल सीबीआई जांच बल्कि एलजी ने बिजली सब्सिडी की भी जांच की सिफारिश की थी। वहीं सिंगापुर सरकार ने अरविंद केजरीवाल को अगस्त के पहले सप्ताह में होने वाले वर्ल्ड सिटीज शिखर सम्मेलन में शामिल होने का न्योता दिया था, मगर उस दौरे के लिए भी एलजी ने मंजूरी नहीं दी थी और अब एलजी ने केजरीवाल को एक और बड़ा झटका दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज चौक।